सिमी आज खुल के बात करने वाली है और हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया के थ्रू भेजे हैं वो यहाँ पे नाम के साथ पढ़ने वाले हैं। शिवम रायपुर से पूछ रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें मैम, प्लीज बताएं। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता अनीश पूछ रहे हैं भिलाई से, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? तो मैं ये जानना चाहती हूँ सिमी, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? ओके, सो बिकॉज ये सवाल ऑलरेडी आ ही गया है, ये मैं कुछ ऐसा चीज था जो मैं बताना चाहती थी सभी को। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई थिंक इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। हर इंसान का शुरुआत, हर इंसान का बेस अलग है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 11th-12th मैंने पीसीएम प्लस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लिया था। तो इकोनॉमिक्स में शुरुआत से ही इंटरेस्ट था, मेरे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे। इसके अलावा मैं बहुत सारे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ती हूँ, स्पेशली कॉलेज जाके मैंने काफी सारे नॉन फिक्शन बुक्स इंडिया रिलेटेड पढ़े हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की अंडरस्टैंडिंग इन जनरल अबाउट इट्स सोसाइटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, वो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप हो गई थी। एंड दिस वाज नॉट नॉट समथिंग स्पेसिफिक टू यूपीएससी जो मैंने किया। आईआईटी बॉम्बे में आपके पास एक ऑप्शन होता है माइनर करने का, तो मैंने माइनर किया था ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में। तो इसमें भी मैंने काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स किए जो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, जो टेक्निकल बच्चे प्रोबेबली नहीं करते हैं। तो इन सभी रीजंस की वजह से मेरा एक बेस जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो चुका था। नाउ कमिंग टू एक्चुअल प्रेपरेशन, लाइक आई सेड अर्लियर, मैंने फाइनल ईयर में ही डिसाइड किया था कि आई विल नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट्स, मैं पूरी तरह से प्रेपरेशन में लग जाऊंगी। सो फाइनल ईयर मैंने पूरा टाइम डिवोट किया यूपीएससी की प्रेपरेशन के लिए। सीरियसली, मतलब मोर देन लाइक 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी मैं लास्ट सेमेस्टर में दे पाई, क्योंकि हम क्या करते हैं, काफी सारे कोर्सेज पहले खत्म कर लेते हैं, तो हमारे पास काफी सारा फ्री टाइम आखिरी सेमेस्टर में बच जाता है। तो उसका मैंने 100%, इनफैक्ट 200% यूटिलाइजेशन किया था। जो क्लासेस के बीच का हाफ एन आवर होता है वो भी यूज किया था। न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी, मोबाइल में नोट्स बनाती रहती थी, रिवाइज करती रहती थी। सो ये होता है ना कि आप टाइम निकाल के बना रहे हैं पढ़ने के लिए, उस तरह से मैंने प्रिपरेशन की। सो टू एनीवन हु इज आस्किंग कि प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए, आई थिंक यू हैव टू डिसाइड कब शुरू करें फर्स्टली। सेकेंडली, डाइविंग इनटू द प्रिपरेशन, सीधा आंख बंद करके बुक पढ़ना चालू करने से पहले आप थोड़े टॉपर्स वीडियोस देखिए, आप थोड़े न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बढ़ाइए, अब अपना ऑप्शनल रिसर्च कर लीजिए कि आपको क्या लेना है। ये चीजें जब आप कर लेते हैं, आपकी फंडामेंटल्स, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये बुक्स पढ़नी है, एंड बस स्टिक टू द सोर्सेज एंड प्रिपेयर। सो आई थिंक दैट्स इट। दैट्स वंडरफुली सेड, रीडिंग हैबिट टेक्स यू अ लॉन्ग वे। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो किताबों के रिकमेंडेशंस भी देते हैं, तो आपने ये बहुत अच्छा किया स्पेसिफाई करके कि नॉन फिक्शन ही पढ़ना है, नॉवेल्स उठा के नहीं पढ़ना है। नॉन फिक्शन किताबें सच्चाई बेस्ड होती हैं। आई है थिंक ना? आप नॉन फिक्शन भी पढ़ सकते हैं, आप फिक्शन भी पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ा वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, मॉरल्स पता चलने चाहिए उनसे। जैसे कि बहुत सिंपल, आप जातका टेल्स पढ़िए, आप पंचतंत्र पढ़िए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आगे चल के जब आप एक ऐसे लिख रहे होंगे, उस कहानी की शुरुआत आप एक जातका टेल से कर सकते हैं। आप नहीं तो सुधा मूर्ति जी की बुक्स पढ़िए, आई थिंक शी इज माई रोल मॉडल, सो आई एम लिटिल टू बायस्ड टुवर्ड्स हर। ओ वाओ, बट लवली। उनकी बुक्स, हर बुक्स आर वेरी मोटिवेशनल, दे आर वेरी ग्राउंडेड इन रियलिटी, एंड बहुत सारी वैल्यूज टीच करती हैं। आप वैसे बुक्स ढूंढिए। एंड आपको बुक्स की अगर रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं ब्लॉग पे, मैंने मीडियम पे एक ब्लॉग बनाया है, जिसमें आई बी डेफिनेटली पुटिंग अप न्यू रिकमेंडेशन जो मैं जैसे पढ़ती जाऊंगी, सो यू कैन सी दैट एज वेल। दैट इज वेरी वेरी गुड। आई वांटेड टू आस्क यू कि आपसे लोग कहाँ टच बेस करें, क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस कह रहे हैं कि सिमीकरण का फैन पेज कब बनेगा। तो आप एक फेसबुक पे अपना पेज जरूर बनाएं, जी और बिल्कुल। आप लोग सिमीकरण का मीडियम में ब्लॉग है वो, उसको वहां पे अब इसी चैट में नीचे आप लिंक डाल दीजिएगा, तो ये सब लोग जो यहाँ पे जी चैट कर रहे हैं और जो देखेंगे उनको मिल बिल्कुल। जाएगा। तो आपकी किताब की पढ़ाई और शुरुआत हो गई है ना? अब मुझे ये बताइए कि ये शिवा हैं जो धमतरी कुरुद से पूछ रहे हैं, एंड सभी सब्जेक्ट को कितना और कैसे पढ़ना है, एंड हाउ टू लर्न इफेक्टिवली। मैडम मस्ट शेयर योर ब्लूप्रिंट्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फ्रॉम गजपाल दुर्ग। तो सिमी ये करो कि व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलोड फॉर यूपीएससी सीएससी, अब वो आप उसको ब्लूप्रिंट कैसे भी आप समझा दो ताकि ये बच्चे समझ ले जो यहाँ पे देखेंगे वीडियो को भी बाद में। ठीक है। सो पहली बात तो सबकी ब्लूप्रिंट अलग होगी।
देयर इज नो फिक्स्ड, ऐसे एक छांचा नहीं है जिसमें से आपको गुजरना है और आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। एवरीवन हैज अ डिफरेंट जर्नी, आपकी जर्नी अलग होगी, ये आप पहले गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात ये है कि कमिंग टू माय स्ट्रैटेजी, मेरे पास समय की कमी थी बिकॉज फाइनल ईयर में प्रिपेयर किया, तो मेरे को हमेशा ऐसे चाहिए थे जो कंसाइज, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, एकदम लिमिटेड सोर्सेस, एक दो किताबें हर टॉपिक का, उससे ज्यादा नहीं, जिसमें चाहिए नोट्स बना लिया, जिसमें चाहिए उसी में अंडरलाइन कर लिया, उस तरह से आगे बढ़ी मैं। काफी हेल्प मुझे मिला था टॉपर्स वीडियो से। सो आई वुड रेकमेंड एवरीवन, आप प्लीज जाइए, सभी टॉपर्स के वीडियोस होते हैं फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आप बस टॉपर का नाम लिखिए, यूपीएससी टाइप कीजिए और आपको मिल जाएगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, उन्होंने क्या क्या बुक्स रेकमेंड किए हैं। अभी अगर मैं बुक्स डिटेल में जाऊं तो ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो मैं आपको ओवरऑल बता दे रही हूँ। दूसरी चीज जो आप कीजिए इज प्लानिंग। प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप सिंपली एक बुक उठा के पढ़ना मत शुरू कीजिए। जब आप जानते हैं कि 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं, तो आप सोच लीजिए कि हर जनरल स्टडीज के पेपर को आप कितना समय देंगे। मैंने जीएस 2 एंड 3 को ज्यादा समय दिया, तो उस हिसाब से जैसे सपोज मैंने उनको 2 या 2 मंथ दे दिया, बाकियों को 1 मंथ दिया। तो ये जब मेरा क्लियर हो गया, फिर 1 मंथ को मैं उसको किस तरह से डिवाइड करूंगी अपने सब सेक्शंस में, फिर मैं डेली का क्या शेड्यूल रखूंगी, फिर मैं घंटे भर में भी कितना प्रिपेयर करूंगी, मैं उस माइक्रो लेवल तक भी प्लानिंग कर लेती थी। तो आपको जिस भी लेवल तक कंफर्टेबल है, आप प्लीज विजन के साथ एक चलिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सही समय पे सही चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिए। बाकी आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन आप बहुत ही हाई मोमेंटम में पढ़ ली और 5वें दिन आप बोल रहे बस हो गया, अब हमको तो रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट मोमेंटम में पढ़ाई करनी है। कितने घंटे पढ़ने हैं आपके ऊपर है, बट एक कंसिस्टेंट मोमेंटम बनाए रखना है, कंटिन्यूअस रिविजन करते रहना है, और बस आई थिंक आप यू आर गुड टू गो। वेरी गुड। ये क्वेश्चन लोग पूछ भी रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ना है, आपने उसको पहले ही आंसर कर दिया। तो कोई ऐसा डेली रूटीन आप फॉलो करती हैं जिससे बच्चों को थोड़ा, क्या होता है जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो हमें समझ नहीं जी आता कि हम कहाँ से शुरू करें। तो एक रफ डेली रूटीन बता दीजिए, क्योंकि डेली रूटीन बनाना एक हाउसवाइफ के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। तो आप अपना जो डेली रूटीन आपने फॉलो किया वो बता दीजिए, बाकी अपना रूटीन सबको खुद बनाना पड़ेगा। जी। सो डेली रूटीन आए तो आई थिंक इट डिफर्ड अलॉट, क्योंकि प्रीलिम्स के वक्त मैं कॉलेज में थी। तो कॉलेज में अगर जैसे भी क्लासेस थे उनके बीच में आधा घंटा भी अगर मिलता था तो वो भी मैं यूज करती थी। उसके अलावा दोपहर का समय काफी अच्छे से यूज करती थी, एंड शाम का समय, शाम को थोड़ा खेलना कूदना रहता था मेरा कॉलेज टाइम पे। तो उसके बाद आके सीरियसली बैठ गई, रात तक प्रिपेयर किया। सो यूजुअली दोपहर और शाम का टाइम मुझे काफी अच्छे से मिल जाता था। सुबह टाइम पे थोड़े क्लासेस रहते थे, उनको मैनेज करते हुए मैं करती थी। बट जैसे मैंने कहा, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलती रहती थी। इसके अलावा थोड़ा अगर जॉगिंग वॉगिंग हो सके वो करती थी। एंड जब थोड़ा बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो गया पढ़ाई का, तो जैसे स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देख लिया। बट आई वॉज मेकिंग 100% श्योर कि ऐसा कुछ नहीं देखो जिसमें 4-5 घंटे चले जाए या बिंज वॉचिंग हो जाए, वैसा ना हो, वो ध्यान में ओके। रखा था। उसके अलावा इफ आई से ओवरऑल कितने घंटे पढ़ती थी, शुरू शुरू में 6 से 8 घंटे पढ़ती थी। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 10 से 12 घंटे तो पहुंच ही गया था। स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे मुझे लगता है आपको नंबर ऑफ आवर्स काफी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अम, अभी आपको बहुत सारा चीज एक बहुत कम समय में याद करना है और आपको रिटेन करना है। तो आप जितना ज्यादा बार उनको पढ़ के रिवाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल होगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना एक अलग शेड्यूल बना सकते हैं, बट अगर आपके पास पूरा का पूरा समय इस प्रेपरेशन के लिए है तो आप 10 से 12 घंटे उस समय में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात। आप ना क्वेश्चंस जो आप बता रही हैं उसमें कई क्वेश्चंस कवर होते जा रहे हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे सवाल उनके बारे में नहीं पूछना पड़ रहा। लेकिन एक बात बताइए, कुछ वीडियोस आपसे एक सवाल पूछने के लिए मैंने भी देखे थे टॉपर्स के, तो वो बड़ा एम्फेसिस डालते हैं ऐसे राइटिंग पे। तो ये ऐसे जी राइटिंग, और वो इस बात पे भी एम्फेसिस डालते हैं कि दिन में आप एक बार कम से कम या 2 बार टेस्ट पेपर्स करिए। तो ये पेपर्स जी। कहाँ से मिलेंगे, इनको करें और फिर चेक कैसे करें, उस पे आप कुछ गाइड करिए बच्चों को ऐसे राइटिंग पे। सो टेस्ट पेपर्स करने का पर्पस ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो अगर आप टेस्ट पेपर्स में डिसेंटली अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हैं।
बट अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि देखिए ये वीक एरियाज में मेरे को मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उनको रिविजन ज्यादा करना है, उसकी प्रिपरेशन और थोड़ी करनी है। तो अभी टेस्ट पेपर्स के लिए प्रीलिम्स में मैंने सिंपली जो मेजर वो है कोचिंग साइट्स हैं, जैसे कि इनसाइट हो गया या विजन आईएएस हो गया या वाजिरा हो गया, उनके टेस्ट पेपर्स मार्केट में मिलते हैं। तो आई डिड नॉट ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज प्रिंट्स के लिए, मैंने सिंपली वो प्रिंट आउट्स को घर ले आया था, उनका टेस्ट प्रैक्टिस। और जो बच्चे दिल्ली में नहीं रहे हैं और उनको ये टेंशन हो रहा है कि वो कैसे ढूंढे, तो बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं दिल्ली में ही, जैसे कि इमेज रनर हो गया या फिर केबीसी हो गया, जो आपको पूरा का पूरा कुरियर कर देते हैं, तो आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप उनको घर ले आइए, पूरा पर एग्जाम का एनवायरनमेंट, मतलब 2 घंटे है तो 2 घंटे देते हुए एग्जाम को कीजिए, फिर उसकी मैं खुद ही चेकिंग कर लेती थी। कमिंग टू मेंस, मेंस में मैंने सीरीज ज्वाइन किया था, विजन आईएएस का ज्वाइन किया था फॉर एसे एंड एज वेल एज जनरल स्टडीज। तो वैसे आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आई थिंक विजन आईएएस इज गुड। एंड उसमें आप जो आपको उनकी तरफ से एक फीडबैक मिलता है, एक अपना एक फीडबैक रहेगा ही, आपको पता है कि आपने किस तरह प्रिपेयर किया है, और आप अपने दोस्तों या सीनियर या कोई भी फ्रेंड्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो आई थिंक इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अगर हम आए, ऐसे समथिंग मैं जो सबको बोलूंगी, थोड़ा लेट चालू कीजिए। आप पहले आप अपनी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर लीजिए, उनकी आंसर राइटिंग कर लीजिए, इसकी वजह से आपके पास बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल हो जाएगा जो आप अपने एसेज में यूज कर पाएंगे। उसके अलावा थोड़ा एसेज की इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, ये आप पहले से सोच के जा सकते हैं, और वहां पे एक कहानी की तरह कहीं ना कहीं बुनते हुए, ना कि बस आप पॉइंट्स फेंक रहे हैं, उस तरह नहीं लिखते हुए, कहानी की तरह बुनते हुए उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ आप कोट्स, बड़े फेमस लोगों के एग्जाम्पल्स, सिविल सर्वेंट्स के अगर एग्जाम्पल्स है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, कहीं पे कोई अच्छी काम हुई है तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपने बहुत काम की बात बता दी है। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने नोट्स का बताया, ऐसे का, तो जनरल स्टडीज के लिए तो आपको न्यूज़पेपर्स और इन सब चीजों के टच में रहना पड़ेगा। तो जैसे पेपर से आप कोई आर्टिकल पढ़ के नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं गोपाल पटेल जी। जी, सो न्यूज़पेपर रीडिंग आई थिंक बहुत ही जरूरी है इस एग्जाम को लेते हुए। कुछ लोग सिंपली मंथली कंपाइलेशंस पढ़ लेते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, आपकी एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हो रही है, आप चीजों के बारे में एक ओपिनियन डेवलप कर रहे हैं, आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी रिटन इंग्लिश काफी इंप्रूव हो जाती है, आपको काफी सारे नए नए शब्द मिल जाते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। दूसरी बात, कैसे पढ़े, तो मेरा पर्सनल ये प्रेफरेंस था कि मैं द हिंदू को ई पेपर मोड में पढ़ती थी। उसका एक ई पेपर सब्सक्रिप्शन है, उसको मैंने ले लिया था। उसमें साइड में हेडिंग्स आ जाते हैं हर आर्टिकल के, तो मैंने आर्टिकल में से सिलेबस के हिसाब से क्या रेलेवेंट है उन आर्टिकल्स को छांट के पढ़ लिया। बाकी कमिंग टू एडिटोरियल्स, जब मैं एडिटोरियल पढ़ती थी, क्या होता है कि पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजुअली जो नीचे का सेक्शन होता है वहां पे आपके रिकमेंडेशंस होते हैं या कोई क्रिटिसिज्म अगर है तो वो वहां पे होता है। तो मैं बहुत फास्ट फास्ट रीडिंग करती थी, ये आपकी हैबिट के साथ ही आएगी। फास्ट फास्ट रीडिंग करते हुए जाती थी, सीधा उस पॉइंट पे पहुंचती थी जहां मुझे कुछ रेलिवेंट मिले, एंड फिर उसमें से मैं कुछ छोटे मोटे नोट्स बना लेती थी। बहुत ज्यादा मैं नोट्स बनाने पे भी फोकस नहीं करती थी, क्योंकि एनी हाउ ये आप मंथली मैगजीन आप हमेशा कोई ना कोई पढ़ते ही हैं, उसमें भी वो कवर हो जाते हैं। सो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बना ली थी। तो ये यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं न्यूज़पेपर का जो आपने दे दिया है। कुछ पूछ रहे हैं क्या दिल्ली जाके तैयारी करना जरूरी है, और कुछ पूछ रहे हैं कि कोचिंग सेंटर को सेलेक्ट करने के लिए क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी, तो आई थिंक दिल्ली जाने की तो बिल्कुल भी जरूरी, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम है। अगर आप जो वर्किंग है तो आप अपना जॉब छोड़ के दिल्ली नहीं जा सकते, या अगर आप एक स्टूडेंट है, जैसे प्रीलिम स्टेज में मैं दिल्ली पे नहीं थी, मैं खुद से कॉलेज में ही रह के पढ़ाई प्रिपरेशन की थी। सो आपके कंफर्ट लेवल आपको क्या सूट करता है उस से आपको डिसाइड करना है। एंड एनी हाउ जो भी कोचिंग मटेरियल आजकल अवेलेबल है मार्केट में, उसका ऑनलाइन क्लासेस तो होता ही है, तो जो भी ऑफलाइन बच्चों को मिल वो देख सकते हैं। तो वो उसकी मतलब मटेरियल, नॉलेज
उसके पर्सपेक्टिव से कोई डिफरेंस नहीं बनाने वाला, वो सिर्फ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड। अब कमिंग टू कोचिंग, अगेन कोचिंग की रिक्वायरमेंट आपको किस हद उस पर डिपेंड कर। जैसे मुझे क्लियर था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग नहीं करनी है। अब मैं नहीं बैठ सकती और सुन सकती किसी को हिस्ट्री 2 घंटे बोलते हुए, मेरे को लगता था वो चीज, तो मैंने वो चीज क्लियरली ऑप्ट आउट कर ली थी, तो कोई कोर्स टाइप का मैंने कोचिंग नहीं किया। दूसरी बात, आप थोड़े सीनियर पूछिए, ऐसे लोगों से पूछिए जो वो कोचिंग में गए हैं, या आप सिंपली कोरा पे सर्च, सबसे बेस्ट है कोरा पे, किसी ना किसी ने हर कोचिंग का फीडबैक देता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ गुड दैट कोचिंग इज। थोड़ा जेन्युइन फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से जो मे बी क्वालिफाई किए हैं, वैसे उसके तो आपको बेटर आइडिया होगा। वो फीडबैक लेने के बाद ही आप वो कोचिंग फाइंड करने का डिसाइड कीजिए। आप अपने वीक पॉइंट कीजिए, कि जैसे कि मेरे को लगा कि मुझे GS3 के लिए चाहिए, फिर करंट के लिए चाहिए, तो क्लास ले, आपकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से ज्वाइन, एंड ये सभी का ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है, तो आप सिंपली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई खास एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिमी जी कह रही हैं सब ऑनलाइन अवेलेबल है। विभूति जी अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा पोस्ट कर दीजिए, हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं ऊपर, तो हम नहीं देख पाएंगे। सिमी एक बात बताइए, मेंस में आपका ऑप्शनल पेपर जो था वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था, डिस्पाइट कि आप आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रही थी, तो आप कैसे गाइड करेंगी बाकी लोगों को, क्योंकि जो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो नॉर्मली आप उसी सब्जेक्ट को दोबारा एग्जाम देना पसंद करते हो, तो आपने अलग स्ट्रीम का लिया, बच्चों कैसे सेलेक्ट करें कि उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए? मैम आप क्या क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आप रिपीट हाँ, कर सकते हैं? how do you guide others to choose the desired optional subject? Because you chose political science and international relations despite studying in IIT Bombay, right? सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चॉइस है सबसे पहले तो, क्योंकि 500 आपका ऑप्शन आ रहा है, एंड इसमें आप बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू, ये एक अच्छे की बात जरूरी है। अब कमिंग टू व्हाई डिड नॉट चूजिंग, आपने सबको क्लैरिफाई ये नहीं करना चाहती कि इंजीनियरिंग आप ना चुने, बट ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बताना चाहती हूँ। फर्स्टली ये है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का सिलेबस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू आर्ट्स ऑप्शनल। एट IIT बॉम्बे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा पढ़ा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल पार्ट, तो वो सेक्शन मुझे खुद से एनी हाउ कवर करना ही पड़ता। ये था कि मुझे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसका जनरल स्टडीज के साथ थोड़ा ओवर, क्योंकि मेरे पास समय कम था, प्रिपेयर बहुत सारा करना था, और फाइनली जो ज्यादा इम्पोर्टेंट रही इन डिसाइड दैट सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया, दैट वाज माय इंटरेस्ट। मैंने उसका सिलेबस देखा, मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मैंने उसका सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, इवन कुछ टॉपर्स की कॉपीज देखी थी। इससे मुझे पता चल गया कि मेरा अच्छा खासा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं इसे 2-3 साल भी पढ़ सकती हूँ अगर रिक्वायर्ड हुआ। सो आई चूज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यूपीएससी के जो प्रिपरेशन करते हैं उससे यूपीएससी में कुछ फायदा पहुंचता है, ये गौरव साहू पूछ रहे हैं। आई थिंक NTSC की प्रिपरेशन में एक्चुअली फायदा हुआ, क्योंकि उससे पहले मैंने इतने डिटेल में कभी सोशल साइंस पढ़ा ही नहीं था। उस समय मैंने काफी एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ याद था, ऐसा नहीं है कि मुझे चीजें याद थी, पर बट मुझे ये समझ पता था कि थी। मेरी क्लैरिटी काफी अच्छी आ गई थी, मुझे हिस्ट्री का नॉलेज समझ था एग्जैक्टली, और वो समझ मुझे अपने एक्चुअल एग्जाम में हेल्प किया। सो यस, NTSC की प्रिपरेशन डज हेल्प। सो एक और चीज मैं जो NTSC वाले पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि NTSC में आप मैथ की तैयारी करते हैं, तो मैथ में आप लॉजिकल रीजनिंग आपकी काफी स्ट्रांग हो जाती है, एंड यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर प्रीलिम्स में CSAT का है, एंड वहां भी ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल होते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है। नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग, आई थिंक आंसर राइटिंग एक बहुत ही जरूरी चीज है, काफी नेग्लेक्टेड है बट बहुत ही जरूरी चीज। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाई। अब मैं अभी भी बोलना चाहूंगी सभी को कि कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज बाकी एस्पिरेंट्स या बाकी जो टॉपर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनसे डेफिनेट है।
बिकॉज मैं लिमिटेड सोर्सेस पढ़ पाई, समय कम था, बट मैंने जो भी पढ़ा उसको मैं बहुत ही सही तरीके से आंसर कॉपी में प्रेजेंट कर पाई, ये उसको सवाल मैं भी यूज आपसे कर पाई। पूछना चाहती वो हूँ, चीज मैंने अपने आप आंसर प्लीज। राइटिंग स्किल्स के थ्रू डेवलप की, एंड इसलिए मैं क्वालिफाई कर पाई। आंसर राइटिंग में सो कुछ खास अभी लिखना आंसर होता है? राइटिंग के लिए अगर हम बात करें, नहीं, आपको लिखना वही होता है और उसको आपको एक अच्छी स्ट्रक्चर तरीके से कुछ थोड़ा वैल्यू एडिशन करते हुए, ये है एक गुड आंसर इन एक एवरेज आंसर के बीच का डिफरेंस। एक स्ट्रक्चर अच्छा होता है, आपके पास इंट्रोडक्शन होता है, आपके पास हेडिंग्स होते हैं, आपके पॉइंट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखे होते हैं, और एक कंक्लूजन होता है। एक एवरेज आंसर में कहीं ना कहीं ये चीजें मिसिंग हो सकती हैं, और अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आपके पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं वीक हो सकते हैं एवरेज आंसर में। अब अगर कमिंग टू आंसर राइटिंग, आप रात को एक दो सवाल शुरू शुरू में खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनसाइट्स वेबसाइट पे चले जाइए, आईएएस बाबा, सबसे अच्छा सोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उन्हीं का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप टॉपर्स आंसर कॉपीज देखिए, उनकी आंसर स्टाइल देखिए। आई थिंक आपको कुछ आप अगर उनका भी अप्लाई कर पाए तो आप बहुत ही अच्छा स्टार्ट कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आप कुछ चीजें आपकी आंसर को यूनिक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स, मैप्स बहुत अच्छे से यूज कीजिए, फ्लो चाहिए, आप एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे कोट कर सकते हैं, केस स्टडीज डाल सकते हैं, और ये सबसे आपका आंसर थोड़ा और एनरिच हो जाएगा और दूसरों से स्टैंड आउट करेगा। आप एआरसी जैसे कमीशन यूज कर सकते हैं, सरकारी या पुंची के रिकमेंडेशंस आप अलग से लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ये आपकी वैल्यू एडिशन होगी और ये आपके आंसर को और यूनिक बनाएगा। कोई खास किताबें पढ़नी नहीं पड़ती है प्रिया जी? अभी सिमी यही तो बता रही हैं कि पढ़ाई कभी से शुरू हो चुकी थी उनकी, नॉन फिक्शन के जमाने से, और फिर भी सिमी आप इनका आंसर जरूर करें, इन्होंने बहुत बार टाइप किया है। हाउ डू आई चूज बुक्स इफ द बिगिनर्स फाइंड एवरीथिंग न्यू? व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस टॉपिक? ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो आप उठाइए, वो आपके सबसे बेसिक बुक्स हैं। आप एनसीईआरटीज पढ़िए, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है आप 2-3 बार पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं उसमें, तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ बुक्स पे जा सकते हैं, जो हम बेसिक बुक्स कहते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, शंकर आईएएस हो गया, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। फिर उसमें जब आप कंफर्टेबल हो गए, फिर आप थोड़े कोचिंग वगैरह के नोट्स, आपको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मटेरियल सब मार्केट में अवेलेबल होता है, आप सिंपली वो नोट्स को उठा के आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, फिर बेसिक बुक्स कीजिए, एंड फिर आप अपना थोड़ा और एडवांस मटेरियल यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल फिर से बाहर से आया हुआ है सोशल मीडिया के जरिए। मैम, मेरी समस्या ये है कि मैं प्री और मेंस के लिए कौन कौन सी बुक पढूं? चूंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं, अतः मेरी बुक्स के चुनाव में कठिनाई हो रही है। बेस्ट बुक सजेस्ट करें, ये आजाद गुप्ता ने पूछा है। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, यूपीएससी में हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में क्या फर्क पड़ता है? क्या इंग्लिश मीडियम से परीक्षा अधिक सरल हो जाती है? हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कुछ विशेष सलाह दीजिए, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में आपने देखा है 316 नंबर पे पहला रैंक आया है हिंदी मीडियम वाले बच्चे का। और इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को गाइड करिए थोड़ा। जी, एक तो मटेरियल अगर कहा जाए तो इसमें शायद कहीं ना कहीं नॉट द करेक्ट पर्सन पूछने के लिए, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम की रही हूँ। मुझे पता है जो बेसिक बुक्स हैं उनका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसमें शायद मैं कहीं ना कहीं सही पर्सन नहीं हूँ आपको गाइड करने के लिए। तो आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किए हैं, उनसे अगर आप इस बात की सलाह लें तो वो बहुत ही बेटर होगा आप सभी के लिए। कमिंग टू क्यों हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में डिफरेंस होता है, एक चीज जो मैंने देखा है कि मोस्ट कोचिंग मटेरियल या जो भी गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में ज्यादातर अवेलेबल है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस। यही जो गाइडेंस है या जो कोचिंग का मटेरियल है, बिकॉज वो शायद हिंदी मीडियम में ना अवेलेबल हो, इसकी वजह से बच्चों को ज्यादा समय स्पेंड करना पड़ता है सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, या ज्यादा समय स्पेंड करना पड़ रहा है चीजों को छांटने के लिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अब कमिंग टू क्या यूपीएससी हिंदी की तरफ अगेंस्ट बायस्ड है या ऐसा कुछ, आई थिंक
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि अगर 10% बच्चे, अगर 1% बच्चे भी यूपीएससी की एग्जाम में हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, तो आप खुद को इतना सक्षम बनाएं कि आप उस 1% बच्चों में हो। और अगर वाह वाह। आप खुद को इतना सक्षम बनाएं कि 1% नहीं, कल को 10% बच्चे आए हैं, ये सवाल बार बार पूछने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस यू मेक योरसेल्फ केपेबल इनफ कि आप उस लिस्ट में नाम ला सकें और आप फ्यूचर में ऐसे बच्चों को गाइड कर सके जो हिंदी मीडियम से आते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, rather than asking this question over and over again. बहुत अच्छी बात कही है। हिंदी भी अच्छे से पढ़ें और इंग्लिश को थोड़ा सा सीखना शुरू करें, क्वेश्चंस उसमें पढ़ें तो आप आंसर भी कर पाएंगे। अपनी इंग्लिश के लेवल को बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते रहिए। हम सब हिंदी बोलते थे एक जमाने में, अब अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, है ना? अच्छा, एक बात बताइए सिमी, कि इंटरव्यू इज कंसिडर्ड मोर डिफिकल्ट देन रिटन एग्जाम। कैन यू शेयर द क्वेश्चंस यू वर आस्क्ड इन द इंटरव्यू? दिस इज फ्रॉम समीर सिन्हा. But the question I think you should tell us is important points to keep in mind while preparing for interview. ओके, सो इंटरव्यू मोस्ट डिफिकल्ट है या नहीं, ये हर पार्टिसिपेंट का, हर पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होता है। कुछ लोगों को प्रीलिम्स बहुत टफ लगता है, जैसे पर्सनली मुझे प्रीलिम्स सबसे टफ लगता है, और इंटरव्यू शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम टफ लगता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन है। ना कमिंग टू क्या मैंने यूपीएससी इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन के वक्त ध्यान रखा था। जो जब आप यूपीएससी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, आपका स्कूलिंग का हुआ है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, उसकी एक पूरी लिस्ट बनानी होती है। एंड ये चीज सारे इंटरव्यूअर्स के सामने होता है, सो उनको आपका सारा डिटेल मालूम है, एंड हर वर्ड जो आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैंने रूरल विजिट लिखा है, तो कल में रिलेट करते हुए भी हॉबी को आपको कहीं ना कहीं चलना होता है, उस लेवल तक का डिटेल प्रिपेयर करना है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एक चीज ये था जिसको मैंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा। उड़ीसा क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना था, तो उड़ीसा की सारी डिटेल्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वैसे ही छत्तीसगढ़ की सारी डिटेल्स, फिर मेरे जो हॉबीज थी उनकी सारी डिटेल्स, मेरे अचीवमेंट, सबको मैंने डिटेल तरीके से प्रिपेयर किया। इसके अलावा करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में डेली पढ़ती रहती थी। कुछ चीजें जो मैंने ध्यान में रखी, पहला ये था कि मैं बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजों के पीछे नहीं भागती थी। दिस इज नॉट योर नॉलेज टेस्ट। यूपीएससी इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहता है, तो ये आपका पर्सनालिटी जानना चाहते हैं। और वो कैसे करते हैं, वो है कि कोई भी जो मेजर मुद्दा या इश्यू न्यूज में है, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप किस तरह से उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव अपना पुट करते हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो चीजों को एनालाइज कीजिए, चीजों के बारे में एक ओपिनियन बिल्ड कीजिए, इस पे ध्यान रखिए। तीसरा जो चीज मैंने ध्यान में रखा था वो ये था कि सॉल्यूशंस। आप कल को एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, कल को आप कोई भी सिविल सर्वेंट बने, आपके सामने चैलेंजेस आएंगी, आप उनको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही एक सिंपल तरीका होना चाहिए। आप कुछ एकदम आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर सकते। आपको जो लीगल बाउंड्रीज हैं, जो एथिकल बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर रहते हुए एक सोल्यूशन निकालना है। तो आप खुद से ऐसे सवाल कीजिए, अगर मैं कोई एक चैलेंज इस एरिया में देख रहा हूँ, भले वो कचड़े का क्यों ना हो, इतने साल से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, वो क्यों नहीं हो रहा है और आप क्या करें इसके बारे में। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनोवेटिव इंडिजिनस सोल्यूशंस थोड़ा आप लाने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने एक चीज किया था वो ये था कि मेरे जो आज तक के जितने एक्सपीरियंस रहे हैं, जैसे कि मैं एक रूरल विजिट पे गई थी, झाबुआ मध्य प्रदेश। उसके अलावा मैं जापान गई थी, उसके अलावा मैं अमेरिका गई थी। तो इन सारे एक्सपीरियंस में मैंने क्या क्या चीजें सीखी, वो चीज मैंने बहुत ही अच्छे से नोट डाउन किया, क्योंकि अब जो मैं जवाब दूंगी वो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे लिए यूनिक हो। उस तरह से आप अपने जवाबों को यूनिक कर सकते हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के वक्त इंटरव्यू की ध्यान रखी। Next question is, in the path of UPSC preparation, what was your lowest point? What was your coping mechanism and what kept you going? This was asked by Ananya Avasthi from New Delhi. आई थिंक अनन्या, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हर इंसान की इस जर्नी में ऐसे तो लो पॉइंट्स डेफिनेटली आते हैं। अब देयर आर मोमेंट्स जब आप अपने आप की कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन करते हैं,
आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप इतने सक्षम हैं। जैसे कि मेरे मन में हमेशा शुरुआत में ये रहता था कि यार मैं तो पहली बार अटेम्प्ट दे रही हूँ, मेरे पास उतना गाइडेंस भी नहीं है, कॉलेज से रह के मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत सीनियर से बात की थी, बट एक माहौल नहीं था मेरे पास, और मेरा नॉलेज भी उतना नहीं है। तो क्या मैं ऐसे बच्चों के साथ compete कर सकती हूँ जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं? तो मेरे हमेशा मन में क्वेश्चन मार्क रहता था, और मैं खुद को इनकेपेबल समझती थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स ने प्रोवाइड किया, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। आई थिंक वन ऑफ माई मोस्ट लोएस्ट पॉइंट्स वाज इटसेल्फ इन द मेंस एग्जाम। सो मेंस एग्जाम में क्या होता है, पहले दिन फ्राइडे को आप एक essay लिखते हैं, फिर सैटरडे को GS 1 and 2 का पेपर रहता है, और संडे को GS 3 and 4। सो इट्स लाइक अ बहुत ही Matter. ज्यादा एक बहुत ही हेक्टिक मैराथन टाइप का लगता है। एंड दीज आर लाइक द लास्ट मोमेंट्स ऑफ दिस मैराथन, जहाँ पे आपको अपना 100% देना है। तो आई रिमेम्बर जिस दिन लास्ट दिन था संडे को, GS 3 दे के आने के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग। रूम पे आके मैं रोना चालू कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा GS 2 and 3 बर्बाद हो चुका है, एंड इस हद Oh. बर्बाद हो चुका है कि अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। सो अब GS 4 देने का मतलब ही कुछ नहीं है, ऑप्शनल देने का मतलब ही कुछ नहीं है। मेरे मन में ऐसी बातें आ रही थी। तो यहाँ मैं अपनी मतलब मेरी मदर अगर वहां शायद उस समय नहीं होती, तो मुझे कोई संभाल नहीं पाता। एंड Uh-huh. उन्होंने मुझे एक बात कही कि ठीक है, हो गया, जो होना था हो गया है, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट। कल या जो बीता हुआ कल है उसको तुम चेंज नहीं कर सकती, बट वॉट इज इन योर हैंड राइट नाउ इज वॉट इज कमिंग इन द फ्यूचर, वॉट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। अभी तुम्हारे पास GS 4 है, टेक GS 4 एज योर रिडेम्पशन पेपर, टेक GS 4 इन सच अ स्ट्राइड कि तुम हाईएस्ट लाओगे। ये भूल जाओ कि पहले क्या हुआ, जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा बूस्टेड अब उसके बाद उस पेपर में गई थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे GS 4 में डिसेंट इनफ मार्क्स आए होंगे, इफ नॉट ग्रेट। बट आई थिंक अगर उस समय मेरे को मम्मी ने वो बात बताई नहीं होती, तो मैं बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज तरीके से एग्जाम हॉल में घुसती, और वो मेरे पेपर में रिफ्लेक्ट होता। सो ये जो मोटिवेशन, कंटिन्यूअस पुश मेरे को जो मिला, वो मेरा कहीं ना कहीं कोपिंग मैकेनिज्म रहा था। How has your family helped you in your academic success? What is your advice to the parents who are watching in the audience? कि वो अपने जी, बच्चे के लिए क्या करें? सो अगर मैं अपने पेरेंट्स का बात बताऊं इन द जर्नी, सो माय फादर एंड आई हैव अ वेरी ऐसे पेप टॉक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, कि वो जब भी कोई बड़ा एग्जाम होने वाला है या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है, ही विल सिट मी डाउन और टेक मी ऑन अ वॉक एंड गिव मी लाइक ज्ञान, जिंदगी का ज्ञान सॉर्ट ऑफ। सो आई रिमेम्बर जब मैं फाइनल ईयर में थी एंड आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर UPSC, मैंने पापा को बोला कि फादर आई टेक अ ड्रॉप ईयर, आई प्रिपेयर एंड देन आई गिव द एग्जाम। तो आई वाज एमिंग फॉर 2020। सो अब कम दिसंबर तक आते हुए पापा को लगा कि मेरी बच्ची सीरियस नहीं है इस जर्नी को लेते हुए, बिकॉज मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लिया था विच वाज नॉट रेलेवेंट टू माय जर्नी। तो पापा ने कहा बेटा अब देखो, ये तो क्लियर है कि एज का बेनिफिट तुमको मिलेगा, तुम जितनी जल्दी एंटर करो, नाउ टेक दिस अटेम्प्ट एज अ ट्रायल अटेम्प्ट, ले लो, बैठ जाओ, देख लो कि कैसा होगा। अब जब उन्होंने वो बात बोली, तब मेरा ऐसे जमीन खिसक गया था कि ऐसा कैसे, मतलब अभी तक तो मैं बहुत हवे में चल रही थी, मुझसे प्रिपरेशन नहीं होगा। बट देन माई पेरेंट्स वेर माई साइकोलॉजिकल बूस्ट, मतलब अगर वो नहीं होते तो मैं शायद शुरुआत भी नहीं कर पाती। सो इस टाइप का। और व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट, व्हेन माय फादर केम बैक होम, हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज, देखा मैंने तुमको बोला था कि तुम इस अटेम्प्ट को दे दो। So that was the kind of push that I've got throughout my journey. I remember just मेंस के पहले अगेन मेरा ऐसी सिचुएशन हो गया था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेंस बहुत ही डिफिकल्ट है, मेरा समय कम था, कुछ नहीं हो पाएगा। अगेन माय फादर with one of his great pep talks sat me down and said कि if you can't do it no one else can. So he मतलब took me to another pedestal कि तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं, you are the best, and this is something he has done from जब मैं बहुत छोटी थी। he always used to say कि देखो जिंदगी में हमेशा तुमसे कोई ना कोई बेटर इंसान रहेगा, बट योर एफर्ट शुड बी टू मेक योर सेल्फ द बेस्ट इन वॉट एवर फील्ड यू टेक। एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, कि मैं हर डिसीजन अपनी तरह से लूं। जब मैं 11th में PCM इकोनॉमिक्स ले रही थी, मेरे स्कूल से कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स में टॉप नहीं किया था, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन आई आस्क्ड माय फादर कि पापा इकोनॉमिक्स में कोई टॉप नहीं किया है?
then you will be the first one to do it. Why do you worry about it? And that I was the first one who topped with PCM economics at my school. So ये जो एक मोटिवेशनल बूस्ट, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मुझे पेरेंट्स ने हमेशा प्रोवाइड की है. एंड यही सेम चीज मेरे मतलब जैसे आई एम वेरी क्लोज टू माई नानी. So she is like my go-to person if I want to talk in stress situations. तो उनसे भी यही चीजें, even if they are not understanding what you are preparing, they do understand the psychological challenges or the trauma that you might face in the journey. And वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही help करते हैं. So to all the parents who are watching this, it's not just relevant to UPSC journey, but any decision that your child takes, you try to help him to get that clarity in his mind, in his or her mind, कि उसको क्या करना है. अभी क्या होता है कि जब बच्चे 11-12 में घुसते हैं या 11-12 से कॉलेज में आते हैं, उनको ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर देम. जब हम भिलाई में रहे, हम या तो मेडिकल या फिर IIT सोचते हैं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं सोचते हैं. बट देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस. देयर इज लॉ, देयर आर मैनेजमेंट कॉलेजेस, देयर इज वेटनरी, देयर इज फार्मेसी. तो ये सारी ऑप्शंस के बारे में अपने बच्चों को बताइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ जो लाइफ की मेजर डिसीजन है वो डिस्कस कीजिए. मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश नहीं किया था यूपीएससी के लिए. आफ्टर आई टुक द डिसीजन, आई वाज द वन हु सैट डाउन माय पेरेंट्स एंड टॉक टू देम अबाउट इट कि मम्मी देखो IIT कर लिया है बट मुझे इंजीनियरिंग में नहीं करना है आगे जॉब, आई वांट टू गो इनटू यूपीएससी. So I had to convince them, but that sort of two-way communication is very important between parents and children. So that is one suggestion I would want to give to all parents. अच्छा, who do you think should not apply for UPSC? That is, who is not good fit for this exam and who should apply? ये सवाल आपसे शाश्वत शुक्ला ने पूछा है. जी, who is not good fit for UPSC? First, जो अपने पेरेंट्स के कहने पे एग्जाम दे रहे हैं, you will be wasting your parents' time, your parents' money, your money if that is involved. So no, your motivation should come from inside you. Yes, ये आपके पेरेंट्स आपको पुश कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए कि yes, this is the journey you want to take. Second, those people who are joining these services thinking कि पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा या एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मिलेगा, no, this exam is not for you, because with great power comes great responsibility. And this exam, once you enter into the services, you will have a huge responsibility on your head, and that should not turn into a burden for you. आप सिर्फ इसकी एक चमक धमक को देखते ही, जैसे हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड बाहर से बहुत ग्लैमरस रखता है, जैसे IAS की लाइफ एक बाहर से बहुत ग्लैमरस रखती है, उस ग्लैमरस लाइफ को परस्यू करते हुए इस सर्विस में मत आइए. एक सीरियस, अगर आपके मन में एक इच्छा है, आपको लगता है कि आपको आपकी देश की सेवा करनी है, दिस इज द राइट जर्नी. इवन इफ अगर आप सोच रहे हैं कि आपको देश की सेवा करनी है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज टू डू इट. You can join the social sector, you can join government consulting, there are lots of other ways to do it. आप सारे options को consider कीजिए and then finally decide which is the best fit for you. And I think anyone, जैसे मैंने बोला कि कोई ढांचा नहीं है जिसमें से निकल के आते हैं IAS ऑफिसर्स, सब सेम नहीं दिखते हैं, सबकी अलग हॉबीज होती है, सबकी अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबकी अलग रुचि है कि आगे चल के सर्विस में उनको क्या बदलाव लाना है. सो अगर आपकी मन के अंदर से ये इच्छा डेवलप हो रही है कि this is the way I want to serve the nation, then you should go for this exam. Wonderfully answered, सिमी. अपने दिल की आवाज को सुनिए दोस्तों, पिता माता से बैठ के उनसे बात कीजिए,